हेलो फ्रेंड्स, टुडे जो आर्टिकल हम डिस्कशन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, वो हिंदू में पब्लिश हुआ है 18 जून को। और उसका टाइटल है मल्टीलेटरलिज्म पोस्ट कोविड-19। और ये लिखा गया है बाय सैयद अकबरुद्दीन, जो कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूएन में रह चुके हैं। और इसके लिए हमको जैसा कि हमने इसे सेम अपने जो मॉडल है उसमें मैप किया है। और ए बी सी, दैट मॉडल कंसिस्ट ऑफ 3 पॉइंट ए बी सी, एंड हियर यू नीड टू हैव सम बैकग्राउंड ऑफ व्हाट इज इंटरनेशनल एसोसिएशन एंड व्हाट इज मीन बाय मल्टीलेटरलिज्म। तो इस बैकग्राउंड का नॉलेज होने पर ही आप ये आर्टिकल अप्रिशिएट कर पाओगे। तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ दिस फर्स्ट पॉइंट, जो कंसिस्ट करता है कि अबाउट मल्टीलेटरलिज्म। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो परफॉर्मेंस है पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन, वो उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, और देयर इज ए नीड फॉर चेंज आल्सो। सो व्हाट ऑथर इज सेइंग कि द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बिलो पार एंड देयर इज ए नीड फॉर चेंज। और जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, और जो चीज़ें जैसे कि यूएनए हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, और इन सारे इंस्टीट्यूशन में हम देखते हैं कि प्लेंटी ऑफ कंट्रीज इसके मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि स्मॉल मिडिल स्टेट्स भी होते हैं। और सभी कंट्रीज़ का एक डिज़ायर होता है कि वो एक ग्लोबल कोऑपरेशन और एक ग्रेटर ग्लोबल कोऑपरेशन में वो अपना योगदान दें, क्योंकि कई सारे ग्लोबल इश्यूज रहते हैं जो कि इंडिविजुअल कंट्री के लेवल पे उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गया, ट्रेड हो गया, आउटर स्पेस हो गया, साइबर स्पेस हो गया, पेंडेमिक, हेल्थ। तो हम देखते हैं कि ग्लोबल कई सारे इशू हैं, और एक मल्टीलेटरल फोरम में ही उन सारी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। और उस मल्टीलेटरल फोरम में हम देखते हैं कि छोटी कंट्रियाँ भी हैं, मिडिल कंट्रियाँ भी हैं, और बिग डेवलप्ड कंट्रीज भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो इन सारी जो मल्टीलेटरल फोरम होता है, उसमें एक बेसिकली उसकी एक काम करने का एक आर्किटेक्चर होता है और एक फिलॉसफी होती है, जिसमें कि सारी कंट्री उसमें एक स्टेक होल्डर होती है। और उनका एक मानना है कि कोई भी चीज़ जो ग्लोबल लेवल पे चीज़ें डिसाइड की जा रही हैं, जिसका ग्लोबल इम्प्लीकेशन है, वो पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, और ना कि केवल कुछ डेवलप्ड कंट्री या कुछ पावरफुल कंट्री विल टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर कंट्री। तो एक पार्टिसिपेटरी, एक डेमोक्रेटिक वे में उनका काम करने का एक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसका एक ब्यूटी है, उस जो एक वर्किंग स्ट्रक्चर जो है, जो कि बेसिकली प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देता है कंपेयर टू सब्सटेंस। मतलब आप किसी इशू को सॉल्व करने का एक प्रोसीजरल वे, उसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी एग्जिजेंसी की वजह से या किसी पावरफुल कंट्री के कहने से किसी चीज़ को बाईपास करके उस चीज़ को किया जाएगा, बल्कि एक कंसेंसस से, एक कोऑपरेटिव और एक डेमोक्रेटिक वे से चीज़ें डिसाइड होती हैं, चीज़ें एक प्रोसीजरल वे में चीज़ों का डिसीजन लिया जाता है, जो कि इसकी स्ट्रेंथ भी है और एक तरीके से वीकनेस भी है, क्योंकि इससे कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है। और ये भी इसके मतलब एक दूसरा पहलू है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके प्रोसीजर में ड्रास्टिक चेंज ना होके एक इंक्रीमेंटल अप्रोच रहता है किसी भी डिसीजन मेकिंग का, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें पार्टिसिपेटरी हैं, डेमोक्रेटिक वे है, और एक कंसेंसस से डिसीजन लिया जाता है। इस वजह से एक इंक्रीमेंटल अप्रोच होता है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि सारे लोग इक्वली स्टेक होल्डर रहते हैं, चाहे वो स्मॉल कंट्री हो, चाहे वो बिग कंट्री हो। तो ये एक मल्टीलेटरलिज्म का एक फॉर्मेट जो है, जो कि हम देखते हैं आफ्टर पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड
एग्जिस्ट करता है और इसकी कुछ कमियां भी हैं, लेकिन इसमें कुछ बेनिफिट भी हैं और ये स्ट्रक्चर स्टिल इंटैक्ट है। और इसके जो चैलेंजेस हैं और इसमें किस तरीके से इंडिया को बेनिफिट हो सकता है, ये ऑथर ने बेसिकली इसको एनालाइज किया है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें मल्टीलेटरलिज्म में जो फोरम बनता है, जो इंस्टीट्यूशन बनता है, उसमें कई तरीके के चेंजेस आने की रिक्वायरमेंट है और ये चेंजेस बड़ी कंट्रियां या पावरफुल कंट्रियां अपने अपने रिक्वायरमेंट या अपने बेनिफिट के आधार पे वो चेंजेस लाना चाहती हैं। तो उसमें बेसिकली जो ऑथर का कहना है कि दो तरीके की चीज़ें आपकी काम करती हैं। एक तो या तो आप इस इंस्टीट्यूशन को या इस जो ग्रुपिंग है इसको या तो आप कोलैप्स कर दो, अगर वो सपोज कोई पावरफुल कंट्री जैसे यूएसए है या अभी रिसेंटली वी कैन सी द सेम चाइना की तरफ से भी वो चीज़ें हो सकती हैं। हम देखते हैं कि पावरफुल कंट्रीज अगर इसमें अपनी हिसाब से मनमर्जी चलाना चाहते हैं तो आइदर वो उसमें चेंज लाने के लिए वो उसको क्विट कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। जैसा कि लीग ऑफ नेशन में हमने देखा था कि एक के बाद एक कंट्रियां निकलती गई उस ग्रुपिंग से और वो धीरे धीरे लीग ऑफ नेशन कोलैप्स हो गया, क्योंकि चीज़ें उनके हिसाब से, पावरफुल कंट्री के हिसाब से नहीं हो रही थी, सो दे बेटर थॉट ऑफ क्विटिंग इट। दूसरा हमने एक अप्रोच देखा है कि इसको कैप्चर करने का, मल्टीलेटरलिज्म फोरम जो है उसको कैप्चर करने का। इसको कैप्चर करने के लिए पावरफुल या डेवलप्ड कंट्री क्या करती हैं, दे कंट्रीब्यूट मोर, सो अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन दे गेट मोर वॉइसेस। सो किसी भी WHO हो गया या और भी कई जैसे यूनाइटेड नेशन के फोरम हैं जिसमें कि बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन दे गेट सम बेटर वॉइसेस। सो वो एक कैप्चर करने का भी प्रयास किया जाता है कि आप किसी मल्टीलेटरल फोरम को कैप्चर कर लो। तो ये दो टेंडेंसी हम देखते हैं कि इस तरीके से मल्टीलेटरलिज्म को अफेक्ट किया जा रहा है। या तो आप उसको उसमें से पार्टिसिपेट करना छोड़ दो या फिर पार्टिसिपेट करो और समहाउ उस फोरम को हाईजैक कर लो। तो हमने कोलैप्स वाला जो उसमें से क्विट करने वाला हमने देखा कि ये चीज़ हो चुकी है लीग ऑफ नेशन के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन पोस्ट कोल्ड वार सिचुएशन जो है उसमें हमने ये देखा है कि ये चेंजेस उतने सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हमने देखा है कि यूएस यूनेस्को से, यूनिडो से और जैसा कि अभी रिसेंटली WHO से जो मल्टीलेटरल फोरम है उससे अपने आप को विड्रॉ करने का धमकी दे रहा है। यूनेस्को और यूनिडो से उसने अपने आप को अलग भी कर लिया और WHO से विड्रॉ करने की धमकी दे रहा है, लेकिन इससे भी वो मल्टीलेटरल फोरम कोलैप्स नहीं हो रहा है, क्योंकि एक सभी जितने भी ग्लोबल लेवल पे सभी कंट्रियों का एक स्टेक रहता है कि एक कॉमन फोरम हो जिसमें कि ग्लोबल कोऑपरेशन किया जा सके। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि उसको मल्टीलेटरल फोरम को जो कैप्चर करने का प्रयास पर्टिकुलरली यूएस और चाइना के द्वारा किया गया वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि हम चाइना की भी कई सारी फेल्यूर्स को आर्टिकल में एनालाइज किया गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मल्टीलेटरल फोरम जिसमें कि स्मॉल, बिग, मिडिल सभी तरीके की कंट्रियां इन्वॉल्व होती हैं और उनका एक काम करने का एक प्रोसीजरल वे होता है जो कि पार्टिसिपेटरी और डेमोक्रेटिक होता है, और ये एक प्रोसीजर चेंज को आइदर थ्रू कोलैप्स और थ्रू कैप्चर जो पावरफुल कंट्री है उसको रजिस्ट करता है। तो ऑथर का ये कहना है, ऑथर का ये सजेशन है कि हमें मल्टीलेटरल फोरम में पार्टिसिपेट करना चाहिए बढ़ चढ़ के, और क्योंकि मल्टीलेटरल फोरम का सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट ये है कि ये फोरम इंटरनेशनल एजेंडा सेट करते हैं और जिसकी वजह से फर्दर आगे वर्क होता है। तो वो इंटरनेशनल एजेंडा जो जब सेट होता है किसी फोरम में, तो उस फोरम में इंडिया का पार्टिसिपेशन होना चाहिए और इंडिया को उस फोरम को यूज करना चाहिए, क्योंकि इस मल्टीलेटरल फोरम की पूरे वर्ल्ड ओवर या ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेंस होती है। तो ये पहला आर्टिकल था जिसको मैंने एनालाइज किया, और आई विल गो टू द सेकेंड थिंग।
ये एडिटोरियल है जो कि सेम जून 18 को पब्लिश हुआ है। इस एडिटोरियल में का टाइटल है डिसऑर्डर एट द बॉर्डर, और अगेन ये 18 जून को पब्लिश हुआ है हिंदू में। इसका बैकग्राउंड जो अभी रिसेंट किलिंग हुई 20 इंडियन सोल्जर्स की, और उस बैकग्राउंड में ये लिखा गया एडिटोरियल पीस है। अब अगर हम ये 20 इंडियन सोल्जर्स की किलिंग को हम देखें तो इसके पीछे जो रीजन है, जो वहाँ पर गालवान वैली में जो इंडियन सोल्जर और जो चाइनीज सोल्जर के बीच में जो फाइट हुई, वो बेसिकली इसलिए हुई क्योंकि चाइना ने अपनी सोवरेनिटी पूरे इंटायर गालवान वैली में क्लेम की। ये एक न्यू एडिशन हम देखते हैं कि चाइना की तरफ से हो रहा है, ठीक है। और उस गालवान वैली को क्लेम करने के लिए चाइनीज सोल्जर गए, उन्होंने अपना वहाँ टेंट लगाया विच इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड, और उस वजह से जो वहाँ पर स्टैंड ऑफ हुआ और उसकी वजह से लेके जो फाइटिंग हुई, उसमें अनफॉर्चुनेट किलिंग ऑफ 20 इंडियन सोल्जर्स हुई। और चाइना की तरफ से जो फिगर है वो डिस्क्लोज नहीं किए गए कि उनकी कितनी कैजुअलिटी है। ये जो गालवान वैली में जो चाइना ने जो अपनी सोवरेनिटी क्लेम कर रहा है, उसको ये तथ्य पे आधारित नहीं है, ये एक नया हम फैक्टर देखते हैं चाइना में। और इसीलिए इंडिया ने चाइना को एक्यूज किया कि वो जो LAC है उसको चाइना अल्टर करने का प्रयास कर रहा है एक सोची समझे प्लान्ड वे में बाय यूजिंग फोर्स। ये इंडिया का एक्यूजिशन है जो कि सही है कि चाइना उस LAC को अल्टर करने का प्रयास कर रहा है, और उसके लिए उसने सोची समझी तरीके से अपने फोर्स को यूज किया है। और इसके अगेंस्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी हमने देखा है कि एक स्ट्रांग रिस्पांस आया है जो कि बिफिटिंग रिप्लाई देने की बात कहता है। अब यहाँ आर्टिकल जो कहता है कि इंडिया का रिस्पांस कैसा होना चाहिए, तो इंडिया का रिस्पांस इस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल सजेस्ट करता है कि सबसे पहले गवर्नमेंट को पूरे नेशन को अप्राइज करना चाहिए कि वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस तरीके से चाइनीज वहाँ पर का जो इनकर्जन हुआ और किस तरीके से उनके तरफ से अटेम्प्ट हो रहा है उस पूरी वैली को कैप्चर करने का। और जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और पूरे फैक्ट डिटेल के साथ में आम पब्लिक के पास में जाने चाहिए। इसके साथ ही एडिटोरियल ये कह रहा है कि इंडिया को इंश्योर करना चाहिए बीजिंग से पूरी इस चीज़ को लेके अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स, इतने सारे इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई है और उसके लिए पूरे तौर पे बीजिंग रिस्पॉन्सिबल है, और इंडिया को इंश्योर करना चाहिए कि बीजिंग शुड टेक द अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस इंडिया विच इंडिया हैज सफर्ड। और इंडिया को इन्फोर्स करना चाहिए कि वहाँ पर स्टेटस को एंड मेंटेन किया जाए। जो पहले LAC में जो पहले सिचुएशन थी, जो स्टेटस को था, वो स्टेटस को फिर से इंडिया को इन्फोर्स करना चाहिए। द कीवर्ड इज हियर इन्फोर्स। जैसा कि आप देख रहे हो कि इंडिया ने बहुत कई बार कहा है कि इंडिया इज कमिटेड टू डायलॉग फॉर रिस्टोरिंग पीस। सो हमारा एडिटोरियल का सजेशन है कि हमको इसी पाथ में रहना चाहिए, कि हमको कमिटमेंट रहना चाहिए हमारा डायलॉग के लिए। लेकिन ये डायलॉग तभी सफल है, क्योंकि ये तभी यूजफुल है जब इस डायलॉग के बेसिस में जो कमिटमेंट दोनों पार्टी एग्री करते हैं उसका ऑनेस्ट तरीके से उसको अबाइड करना है। अगर हम डायलॉग करें और उससे जो कमिटमेंट निकल के आए, अगर हम उसको ऑनेस्टली फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसे एग्रीमेंट का, ऐसे डायलॉग का कोई मीनिंग नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो रिसेंट जो क्लैश हुआ है इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, जो इंडियन कैजुअलिटी हुई है, उसमें जो डायलॉग की बात कही जा रही है, वो डायलॉग इस कंडीशन पे इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि उस डायलॉग से जो कमिटमेंट आ रहे हैं वो चाइना को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज ऐसे डायलॉग और ऐसे कमिटमेंट का कोई मतलब नहीं है जिसको फॉलो ना किया जाए।
So this is the second analysis of me of Hindu's editorial. Now third article which I will analyze is again one very relevant and good article. It is written by Suhasini Haidar and the title is History, the Stand of the Policy Worth Rereading by Suhasini Haidar. Again it is published on June 18th, 2020. So this again I have mapped this article, and again it has got 3-point ABC, and for appreciating this article you should have a background knowledge of 1962 or what is Panchshil Treaty, what is the Tibetan issues, and what is the importance of Dalai Lama, how Dalai Lama came to India in 1950s. So ये सारा उस कॉन्टेक्स्ट में है, और ये जो आर्टिकल एनालाइज करता है इंडिया का रिस्पॉन्स इन 1950s एंड 60s में। ये अभी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बल्कि इंडिया का जो पास्ट में जो 1950s और 60s में जो इंडिया किस तरीके से चाइना से डील कर रहा था और उस समय किस तरीके की सिचुएशन थी, वो रिलेवेंट अभी भी है, लेकिन उस समय इंडिया का अप्रोच किया था और वो अप्रोच से हम क्या लेसन ले सकते हैं उसको एनालाइज करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये आर्टिकल सजेस्ट करता है कि हमें चाइना की जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी है उसको लेके हमें अवेयर होना चाहिए। तो चाइना की ग्रैंड स्ट्रेटेजी क्या है, वो पहले भी वही थी और अभी भी है। वो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को नाम दिया है 5 फिंगर्स ऑफ द तिब्बतन पाम, मतलब 5 एस्पेक्ट रिलेटेड टू तिब्बतन और दैट सराउंडिंग एरिया। वो 5 एस्पेक्ट क्या है उन चाइनीज स्ट्रेटेजी के, वो 5 एस्पेक्ट हैं डिफरेंट 5 टेरिटरीज। पहली टेरिटरी है लद्दाख की, दूसरी टेरिटरी है नेपाल की, तीसरी है सिक्किम की, चौथी है भूटान की, और पांचवी है नेफा या अरुणाचल प्रदेश की। सो हम ये देखते हैं कि इन टेरिटरी को लेके चाइना का पहले से एक अल्टेरियर प्लान एग्जिस्ट करता है, जो कि 50-60s के समय से हम देख रहे हैं। चाइना कभी भी लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान या अरुणाचल प्रदेश का इंडिया के साथ में एसोसिएशन या इंडिया के इन्फ्लुएंस में आना या इंडियन टेरिटरी बनना कभी भी चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उसको लेके चाइना हमेशा से कुछ ना कुछ षड्यंत्र करता रहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि 50-60s में ही चाइना ने कश्मीर में सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेके अपनी डिमांड रेज करना चालू कर दिया। पाकिस्तान तो कर ही रहा था, लेकिन चाइना भी कश्मीर के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड को रेज कर रहा था। पाकिस्तान एंड चाइना वाज टुगेदर इन दिस एस्पेक्ट। और चाइनीज जो मीडिया है या चाइनीज जो लिटरेचर है या चाइनीज स्कूल की जो टेक्स्ट बुक में है, उसमें ये जो टेरिटरीज हैं लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान या अरुणाचल प्रदेश को चाइनीज की टेरिटरी डिपिक्ट किया जाता था, ये चाइनीज टेरिटरी है, और वहां के जो मीडिया में इंडिया के प्रति एक प्रोपेगेंडा किया जाता था। और चाइनीज ने जो भारत में जो नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी है, पर्टिकुलरली नागा और मिजो को, उन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को, उनके मेंबर्स को, उनको चाइना ने सपोर्ट किया, उनको रिफ्यूज दिया अपनी कंट्री में, और उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की। तो हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलरली इन 5 रीजन को, इन टेरिटरीज को, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश को लेके चाइना की पहले से एक ग्रैंड डिजाइन बना हुआ है, और ये डिजाइन का ही कंटिन्यूएशन में हम आगे चीजें देख रहे हैं कि हो रही हैं। तो ये चीज उस समय भी जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय भी लेके भारत इसको लेके अवेयर था, और भारत उसको लेके ने कुछ काउंटर स्टेप लिए थे। तो भारत के क्या स्टेप्स थे, वो एक तरीके से 3 pronged स्ट्रेटेजी के तौर पे यहाँ पर एनालाइज किया गया है। तो 3 pronged स्ट्रेटेजी जो भारत को 50-60s में ये मालूम था कि चाइना इस तरीके से उसकी बुरी निगाह है इस तरीके की यहाँ की टेरिटरी में, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने 3 स्ट्रेटेजी अपनाई।
उसमें पहली स्ट्रेटेजी ये थी कि जो बॉर्डर इलाके हैं, खासकर अरुणाचल प्रदेश हो गया या लद्दाख का रीजन हो गया या सिक्किम का रीजन हो गया, वहाँ पर बॉर्डर पे उन्होंने इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना चालू किया और वहाँ की जो लोकल गवर्नेंस थी क्योंकि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है दैट दे शुड बी इंडिया फ्रेंडली, तो वहाँ की जो लोकल गवर्नेंस इशू है और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेके भारत ने सजग रहा और उस पर भारत ने काम करना चालू किया। इसके लिए उन्होंने एक कैडर ही बनाया जो कि IFAS के नाम पे गया है, जिसका नाम था इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो कि बेसिकली ड्रा करते थे अपने मेंबर्स फ्रॉम IAS और IPS से। और इनका बेसिकली उस पर फोकस जो रहता था वो चाइना के साथ में जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर गवर्नेंस को लेके, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और वहाँ पर किस तरीके से सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन है उसको लेके ये ट्रेंड होते थे, इस पे फोकस करते थे। और इसको लेके यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऑथर ने लिखी हैं, लेकिन मेन बात यह है कि इंडिया वॉज अवेयर ऑफ चाइनीज डिज़ाइन पर्टिकुलरली फॉर दिस 5 रीजन्स, और उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने स्टेप लिया और वहाँ पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस के लिए फोकस करना चालू किया और उसके लिए इंडिया ने अपना एक सर्विस का कैडर भी बनाया। फिर दूसरे स्टेप में हम ये देखते हैं कि इंडिया ने जो नाइबरिंग कंट्री हैं पर्टिकुलरली नेपाल और भूटान, इनके साथ में ट्रीटीज की 50-60s में, जिससे कि इनसे भारत के और इन नाइबरिंग कंट्री नेपाल और भूटान से संबंध मधुर हो सकें और वो भारत की जो जियोपॉलिटिकल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वो ट्रीटीज की गई। और जो भारत ने जो टेरिटरी एक्वायर की पर्टिकुलरली सिक्किम की हो गई या अरुणाचल प्रदेश की हो गई, उन टेरिटरी का कंसोलिडेशन किया इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंड इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दूसरी स्ट्रेटेजी थी कि भारत ने ट्रीटी की नाइबरिंग कंट्री से और जो टेरिटरी इंडिया को एक्सीड की गई थी उन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को कंसोलिडेट किया। लेकिन ये चीज़ें चूंकि ये 50-60s में की गई चीज़ें हैं, ये चीज़ों में समय के साथ में उन ट्रीटी को रिविजिट करने का समय आ गया है, ये भी ऑथर रिकमेंड करता है। और हम ये देखते हैं कि चाइना जो नेपाल में जो इनरोड बनाने में सक्सेसफुल रहा कंपेयर टू भूटान, उसमें भी इस ट्रीटी का जो भारत ने जो ट्रीटी की है और उसको टाइमली जो अपडेट किया है उस ट्रीटी का भी रोल रहा है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि चाइना अटेम्प्ट कर रहा है नेपाल और भूटान में घुसने का और उसमें किस तरीके से जो भारत की पास्ट ट्रीटी है वो यूजफुल रही है, लेकिन वो ट्रीटी को अगेन हमें रिविजिट करना है, उसको रीइंफोर्स करना है और वो समय के साथ जो उसमें चेंज हुए हैं उसको इनकॉर्पोरेट करना है। फिर जो तीसरा पॉइंट जो भारत की स्ट्रेटेजी थी वो रिलेटेड तिब्बत थी। तो तिब्बत में हम देखते हैं कि कैसे दलाई लामा 1950 के अराउंड में तिब्बत छोड़ के भारत में शरण लिए और किस तरीके से जो दलाई लामा को जो कि एक टाइटल होता है तिब्बतन बुद्धिस्ट लोगों के लिए, उसके लिए किस तरीके से चाइना का प्लान है और किस तरीके से वो चाइना अपने किसी दलाई लामा को तिब्बतन पीपल पर इम्पोज करना चाहता है। तो यहाँ पर एक तिब्बत का कॉन्टेक्स्ट है जिसपे बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल है इसके बैकग्राउंड पे। यहाँ पर भारत का तिब्बत को लेके क्या पॉलिसी था और किस तरीके से तिब्बती शरणार्थियों को भारत ने सपोर्ट दिया। यहाँ पर तिब्बत की गवर्नमेंट एग्जाइल में चल रही है धर्मशाला में। तो ये तिब्बत का एक बैकग्राउंड और भारत और चाइना का उसमें किस तरीके से डायनेमिक्स प्ले किया है, ये चीज़ भी आपको जानकारी में होनी चाहिए। ये 3 स्ट्रेटेजी इंडिया ने अपनाई और उसकी वजह से इंडिया चाइना के जो अल्टेरियर जो डिज़ाइन था उसको काउंटर करने में बहुत हद तक सफल रहा। लेकिन एक अभी रिसेंट फैक्टर जो ऐड हो गया है, ये एक रीऑर्गेनाइजेशन जो JNK का किया गया जिसमें कि उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया उस पूरे रीजन को।
उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान का नेचुरल जो एक रिएक्शन आना था वो तो आया ही, लेकिन चाइना ने भी उसमें काफ़ी स्ट्रांग रिएक्शन दिया, पर्टिकुलरली उस लद्दाख रीजन को लेके। वो लद्दाख को अपना टेरिटरी कंसिडर करते हैं और उसको जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो उसको लेके चाइना का एक स्ट्रांग रिस्पॉन्स था। फिर चाइना इस बात से भी कंसर्न है कि जो इंडिया का जो एक ओपनली स्टेटेड कमिटमेंट है कि हम जो पीओके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको हम वन डे विल एक्वायर बैक, क्योंकि वो हमारा लीगली क्लेम्ड टेरिटरी है जिसको पाकिस्तान ने गलत तरीके से एक्वायर किया हुआ है। और अक्साई चीन जो कि इसी जेएंड के एक टेरिटरी का रीजन है जिसको पाकिस्तान ने इलीगली तौर पे चाइना को सौंप दिया। तो ये चीज भी चाइना के एक कंसर्न में है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान में सेपेक में काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है और उनका जो रास्ता है फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना वो इस पीओके और अक्साई चीन रीजन से के थ्रू जाता है। तो अगर इसमें इंडिया क्लेम करता है और इंडिया इसको समहाउ वन डे एक्वायर करता है तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है सीपेक में वो कहीं ना कहीं वो बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर प्ले कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज़ हम देख रहे हैं कि चाइना का इन खासकर 5 टेरिटरीज जो हैं जिनका इंडिया के साथ में क्लोजली रिलेशनशिप है उसको लेके चाइना का डिज़ाइन हमेशा से रहा है और उसी डिज़ाइन के अनुरूप चाइना एक्ट कर रहा है। तो इंडिया को ऑथर सजेस्ट करता है कि हमें चाइना को लोकल किसी पर्टिकुलर डिस्प्यूट के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमको चाइना का इस पूरे रीजन में जो प्लान है या जो डिज़ाइन है उसको लेके माइंडफुल होना चाहिए, उसको लेके केयरफुल होना चाहिए और उसके हिसाब से अपनी काउंटर मूव बनाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि जो हमने पहले जो काउंटर मूव 3 स्टेप्स में लिए थे वो सक्सेसफुल रहे टू सम एक्सटेंट, और उसी तरीके से हमें फ्यूचर की भी जो चैलेंजेस हैं जो चाइना की तरफ से उसको लेके भी हमको सजग रहना है और उसको काउंटर करने के लिए प्रयास करना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माय एनालिसिस ऑफ 3rd आर्टिकल ऑफ हिंदू। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मददगार सिद्ध हुई होंगी। धन्यवाद।